तो आज का एडिटोरियल है द लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स रोड टू असिस्ट डाइंग। जीने का ना तो जीने के ऊपर आपका राइट है ना मरने के ऊपर है। जीने के ऊपर का मतलब है जन्म के ऊपर, कि आपका जन्म आपकी मर्जी से नहीं होता। इसी तरह से जो मृत्यु होती है उसके कारण जरूर बनते हैं, लेकिन यहाँ दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी इसके अंदर डिस्कस हुई हैं। पहली एक तो ये है कि कुछ दिनों पहले एक लिविंग विल आई थी। किसको पता है लिविंग विल क्या होती है? क्या है? कि लास्ट टाइम वो कैसे जीना चाहेगा, मतलब लास्ट टाइम में जीना नहीं चाहेगा, लास्ट टाइम में, हाँ उसको ठीक है। कैसे रखना है। हाँ, तो क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे किसी कोई भी बीमार हुआ तो हम उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा देते हैं, और वो हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर है। विजिटिंग आवर्स भी आपके लिमिटेड है, कोई और बात करने के लिए नहीं है, पूरे दिन वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है अकेला। तो बहुत सारे लोग अमेरिका के अंदर ये लिविंग विल का कंसेप्ट चला हुआ है। वहाँ क्या है, वो कह देते हैं कि भाई हम आखिरी टाइम के अंदर कैसे वक्त गुजारना चाहेंगे। तो मुझे एडमिट ना कराया जाए, इस तरह की सिचुएशन आए तो मैं घर पे ही अपनी आखिरी वक्त बिताना चाहता हूँ। तो उसमें क्या होता है, जब घर पे बिताता है वो, तो उस समय अपने रिलेटिव्स में पेरेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं और रिलेटिव्स हैं, वो सारे उसका देख रेख रख सकते हैं। और वो अपने घर में, क्योंकि पूरा जीवन लगभग उसने उसी परिवार के बीच में उस घर में बिताया होता है, तो वो सारी चीज़ें भी उसको अपनी सी लगती हैं। हॉस्पिटल का बेड तो पराया पराया सा लगता है। तो जैसे एक आदमी जितना कंफर्टेबल घर में होता है उतना कभी होटल के रूम में नहीं हो सकता। एक दो दिन की तो बात अलग है, पर लंबे समय तक होटल में आप कमरा लेके थोड़ी रह सकते। अल्टीमेटली आपको घर जगह तो चाहिए होती है ना अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो यहाँ भी वही है। तो लेकिन इंडिया में अभी उल्टा है। इंडिया में 30% लोग जो है वो घरों के अंदर अपना आखिरी समय बिताते हैं और 70% हॉस्पिटल्स में। क्यों? एक तो मेडिक्लेम चल गए, हॉस्पिटल अपने आप देखेगा तो आप फ्री हैं, आप जॉब पे भी जा सकते हैं, बच्चे भी अपना जो डेली रूटीन है वो कर सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए लोग अपने कंफर्ट के लिए भी मेडिकल पॉलिसीज़ ले लेते हैं और उनको वहाँ एडमिट करा देते हैं कि ठीक है 1 घंटे गए, हालचाल पूछ लिया और वापस आ गए। जबकि पेशेंट की देखभाल तो पूरे दिन करनी होती है। लेकिन ये कंसेप्ट भी बदलेगा, इंडिया में भी बदलेगा, क्योंकि जब लोग लिविंग विल करना शुरू कर देंगे तो फिर उस हिसाब से उनको ये आगे आगे हॉस्पिटल्स भी चेक करेंगे वेदर देर इज़ ए लिविंग विल और नॉट, और लोग आप पब्लिश कर देंगे लिविंग विल को, कोई और भी ले जाए खड़ा कर देगा, ठीक है, मेडिक्लेम में भी सूचना दे देंगे। तो ये सारा आने वाले टाइम में होगा। यहाँ जो ये केस है ये किस चीज़ को लेकर है, ये एक बिल पास हुआ है अभी 24-25 के अंदर, और एक इसके अंदर जो दे रखा है, एक 47 साल के म्यूज़िक टीचर जिसका एक बच्चा भी था, उसको बाइल डक्ट कैंसर हो गई थी। तो बाइल डक्ट कैंसर क्या होती है, जब आपका खाना जब पचता है तो बाइल जूस से पचता है, उस डक्ट्स के अंदर से जूस निकलता है जो खाने को पचाने का काम करता है। और बाइल डक्ट की कैंसर हो जाती है, तो कैंसर हो गई तो बाइल जूस बहुत ज़्यादा बनने लग गया। तो बहुत ज़्यादा जब बनता है इस तरह से तो कैंसर वैंसर कॉज करती है, वो वोमिटिंग आती है, बार बार उल्टियाँ आती है। तो ये कह रहे हैं कि आखिरी समय के अंदर उल्टियाँ इतनी बढ़ गई थी उस व्यक्ति को कि उसका चेहरा लाल हो रहा है, वो बेहोश होने को हो रहा है, बार बार उल्टियाँ, लगातार उल्टियाँ आ रही हैं, खा नहीं पा रहा है, क्योंकि जो कैंसर के सेल्स बढ़ते हैं ना वो भी तो उसके ज़रिए बाहर आते हैं, सड़ने लग जाती हैं, गलने लग जाती हैं, तो बहुत बुरी सी स्थिति हो जाती है। तो कह रहे हैं जो रिलेटिव है वो भी नहीं देख पा रहे, और ये उनके लिए ज़्यादा पीड़ादायक है। जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है वो तो इस चीज़ को झेल ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा पीड़ा किसको हो रही है? जो देख रहा है वो और पीड़ा महसूस कर रहा है कि मैं इसकी कैसे भी मदद नहीं कर पा रहा। वो डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर भी रिफ्यूज़ कर दिया कि जी हमने जो करना था कर चुके हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये पीड़ा तो सहन करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन्होंने एक बिल पास कर दिया है, और वो उस बिल के अंदर ये है कि 2 डॉक्टर्स 15 दिन के ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और ये उन केसेस में होगा केवल जिनके अंदर सर्वाइवल जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर एक टेंटेटिव टाइम देता है ना कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने ज़िंदा रहेंगे या 4 महीने ज़िंदा रहेंगे, 5 महीने ज़िंदा रहेंगे। तो उन दोनों डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन प्लस हाई कोर्ट यदि उसको साबित कर सकता है, क्योंकि यदि 6 महीने बंदा जिंदा रह रहा है तो नेचर ऑफ डिजीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं उनमें साइलेंटली ठीक है आदमी ने मरना है लेकिन सफरिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन कई डिजीज़ ऐसी होती हैं उनमें सफरिंग, बेहद सफरिंग होती है।
तो ऐसा नहीं है कि जो आदमी सफ़र कर रहा है उसके अलावा कोई सफ़र नहीं कर रहा। बच्चे भी सफ़र करते हैं और भी जो उस पर डिपेंडेंट हैं, रिलेटिव्स हैं, वो भी सफ़र करते हैं। तो उस चीज़ को लेकर ये इन्होंने किया है। तो इससे पहले इंडिया के अंदर भी एक केस आया था 2011 के अंदर, अरुणा शाहन बेग। तो उसके अंदर क्या था, उस नर्स के साथ किसी ने रेप कर दिया था। उसके बाद वो वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी, कोमा में चली गई थी, और लगातार कई सारे सालों से वो कोमा में थी। तो यहाँ पर इन्होंने परमिशन मांगी थी। तो परमिशन मांगी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि भाई जो इसकी देखभाल कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत है देखभाल करने में? तो पहला क्वेश्चन ये था। तो जो नर्स वहाँ जो अटेंड कर रही थी वो ये बोली हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे स्टाफ की थी, नर्स थी, इसने पूरी जीवन सेवा में दिया है, तो हमें इसकी सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि जब सेवा करने वाले राजी हैं तो क्या दिक्कत है। लेकिन उसके बाद फिर 2 केस और हुए, एक 18 में हुआ और एक 2023 के अंदर हुआ। उसके अंदर गाइडलाइंस जारी हुई। उसके अंदर भी यही हुआ कि ऐसे केसेस के अंदर एक्टिव नहीं, पैसिव। एक्टिव कैसे हो जाती है कि सीधे कुछ चीज़ दे के मार दे, वो एक्टिव हो गई। या आदमी कह रहा है बस उसकी सुन ले, यहाँ तक। इंडिया के अंदर कैसा लागू है, यूथेंशिया। यूथेंशिया होती है जिसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइंस जारी करी। वो कैसी है, यहाँ पर पैसिव है। पैसिव मतलब कि लाइफ सपोर्ट हटा देंगे, केवल इतना करेंगे। और दूसरा, इसके अंदर भी डॉक्टरों की राय और ये सारी चीज़ अहमियत रखेंगी। तो ये इसके ऊपर आर्टिकल है। आने वाले टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें और बढ़ेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से बीमारियाँ आ रही हैं, जिस हिसाब से लोग बिजी हो रहे हैं, जिस हिसाब से सफरिंग्स हैं, क्योंकि आज साइंस जो है वो काफ़ी डेवलप कर चुकी है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, मेडिकल के अंदर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ये सफरिंग होनी ही होनी है। तो वहाँ जहाँ बचने के कोई आसार नहीं है, तो वहाँ उसको लेकर भी लोग बाग चिंतित हैं। इस बात पे भी आज तक बहस हो रही है। विश्व के अंदर 2 लोग हैं कि ना तो जन्म के ऊपर हमारा राइट है, तो मृत्यु के ऊपर हमारा राइट कैसे हो सकता है? तो मृत्यु के लिए हम कौन होते हैं किसी की मृत्यु डिसाइड करने वाला? जब नेचर से उसका जन्म अपने आप से हुआ है तो लेट हिम डाई बाय हिज ओन। तो ये 2 विचारधाराएं आपस में। लेकिन कुछ विचारक कहते हैं कि भाई ठीक है, उस पर तो हमारा जोर नहीं था, लेकिन ये सफरिंग तो हो रही है, इससे तो हम बचा ही सकते हैं। तो इसको लेकर ये आर्टिकल है, आप देख लेना, ये है ना। दूसरा ये आर्टिकल है वाईकॉम, 2 स्टेट्स 2 लीडर्स एंड ए टेल ऑफ रिफॉर्म। एक जो मंदिर था यहाँ वाईकॉम के अंदर, कौन सा मंदिर था ये? महादेव टेम्पल था। तो ये महादेव टेम्पल था, इसके अंदर दलितों के प्रवेश के लिए रोक लगाई हुई थी, लेकिन बाद में उसको अलाउ कर दिया गया था एजिटेशन करके। तो ये बड़ी लंबी यात्रा है कि पहले मंदिरों में प्रवेश नहीं होते थे, उसके बाद। लेकिन आज ये मुद्दा क्यों उठाया है? आज मुद्दा इसलिए उठाया है कि कुछ साल पहले केरला और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि इनके अंदर जो पुजारी की जो नियुक्ति होगी, क्योंकि बहुत सारे मंदिर अभी सरकार के अंडर चल रहे हैं, तो पुजारी की जो नियुक्ति होगी वो गैर ब्राह्मण भी हो सकती है, ये है। और उन्होंने जिसको तो इनकी जो है ना, ये अर्चना से बना है। ये अर्चना जो करते हैं ना, पूजा करते हैं, कि ये नॉन ब्राह्मण भी हो सकते हैं। तो अब ये यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि 75 साल उसको पूरे हो रहे हैं, 100 साल तो हो गए वाईकॉम को, और 75 साल हो गए। 75 साल जब ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उठाया था। तो ये जो वाईकॉम वाला इशू था वो उठा था EV रामास्वामी, इन्होंने उठाया था, ठीक है। और उसके बाद इसी आंदोलन के अंदर, ये आंदोलन लगभग 600 दिन चला था, 30 मार्च से लेकर और 23 नवंबर 1925 तक, 24 से। तो अब उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं ना उस आंदोलन को। तो उस पे ये आर्टिकल है, लाइमलाइट में आया है। और इसके अंदर 2 और लोग थे जो इसके अंदर मेन भागीदारी की थी, उन्होंने अखबार में नहीं दे रखा। वो है TK महाधवन और केशव मेनन। इन दोनों ने भी उस आंदोलन को धार दी। होता क्या है बेसिकली, सही व्यक्ति का चुनाव ये बड़ा कठिन है कि किसको सही माने, जिसको पूजा पद्धति सही आती है उसको, या कोई संत है उसको, या कोई और बात कह रहा है उसको। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट सा टास्क है, क्योंकि रिलीजियस के अंदर ऐसा नहीं है कोई आपने सिलेबस प्रिस्क्राइब कर दिया, आपने परीक्षा ले ली, पास कर दिया, इंटरव्यू ले लिया और कर दिया। क्योंकि रिलीजियस जो क्वालिफिकेशन है वो अलग तरह की है। और इतिहास में आप देखते हैं तो राम अलग तरह के हुए हैं, कृष्ण अलग तरह के हुए हैं, कबीर अलग तरह के हुए हैं, गुरु नानक अलग तरह के हुए हैं। वो समय और काल के हिसाब से, किस समय कहाँ रह रहे थे, उस समय कैसी रीति रिवाज थी,
किस तरह से उनने प्रचार प्रसार किया, गुरु गोविंद सिंह अलग समय में रहे हैं, तो उनके कालखंड के अंदर जिस जिस तरह की डेवलपमेंट हुई उस तरह की उन्होंने वो की है। तो आज उनके फॉलोअर हैं अलग अलग उनके पंथ के, जैसे रामकृष्ण हैं उनके फॉलोअर अलग हैं, कृष्ण भगवान के फॉलोअर्स अलग हैं, गुरु नानक के फॉलोअर्स अलग हैं, और जितने भी संत हुए हैं उन सब के फॉलोअर्स अलग अलग हैं। तो ये बड़ा कठिन हो जाता है इसका चुनाव करना। तो यहाँ क्या है कि एक तो इस चीज़ को लेकर कि जो ये अनट्रेंड जो जिनको कह रहे हैं उनको लगाई जा रही है सरकार, जिस पे भी मन आया उसको लगा दिया, एक तो उस चीज़ को लेकर कह रहे हैं। और दूसरा बेसिकली क्या है, रिलीजन है ना बहुत गहरी चीज़ है, और इसके अंदर एक छोटी सी कहानी से मैं बताना चाहूँगा कि एक बार एक शादी के अंदर आलू बोल रहे थे, कुछ बनना होगा सब्जी वब्जी, तो लोग बाग आ जाते हैं, उनसे पूछते हैं ना भाई आओ जी बैठो। तो एक बुज़ुर्ग आए तो उन्होंने कहा कि बाबा बैठो, तो बैठ गए बाबा। तो बाबा ने पूछा भाई क्या चल रहा है, और आलू बोल रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा कि देखो बाबा सही बोल रहे हैं। तो बाबा खड़े हुए, खड़े होकर देखा अभी थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, इसको निकाल दो। उन्होंने एक मग्गा पानी निकलवा दिया। फिर थोड़ी देर में किसी ने पूछा कि बाबा देखो सही चल रहा है काम। तो बाबा फिर खड़े हुए, फिर उन्होंने देखा ये पानी कम है, एक मग्गा पानी डाल दो वापस। तो वापस डलवा दिया। तो कोई वहाँ बैठा था, उसने पूछा कि ये क्या, थोड़ी देर पहले तो आपने पानी निकलवाया था, फिर पानी डलवा दिया। तो बूढ़ा आराम से बैठ के बोला इसी को चौधर कहते हैं। मैं ऐसा नहीं करता था, कौन मेरे को पूछता, मेरी पूछ हो ही इसलिए रही है। पानी निकालने से कोई हल नहीं हुआ और पानी डालने से कोई नहीं। आलू डूबने चाहिए, उसमें एक मग्गा ज़्यादा डाल दिया तो और कम डाल दिया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ भी सब कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ आप किसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन कितने गहरे उतरा हुआ है, क्योंकि ये रिलीजियस चीज़ें हैं, ये अनुभव की चीज़ें हैं। तो उसको लेकर ये आर्टिकल है, वो तो साफ पढ़ लोगे, कब कब कौन कौन सा बिल आया वो इसमें से देख लेना। पर मेन जो था वो यही था कि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ था कि दलितों को एंट्री दे दी गई, उनको भी। और वैसे तो ये बेवकूफ़ी थी, आप ईश्वर तो सबका है, ये सब मानते हैं, हम भी कहते हैं ईश्वर एक है, ईश्वर कण कण में है। तो ईश्वर तो उस व्यक्ति में भी है और ईश्वर बाहर भी है, हर जगह है। तो किसी को किसी चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन करना ये तो गलत है। और इतिहास के अंदर बहुत बड़े जो लोग हुए हैं दलित, जैसे राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण आता है। राजा हरिश्चंद्र क्षत्रिय थे, लेकिन वो चांडाल के यहाँ नौकरी करी। चांडाल कौन होता था, वो दलित होता था जो लाशों को फूंकता है, तो उन्होंने चांडाल का काम किया। ऐसे ही वाल्मीकि थे, वाल्मीकि भी शुद्ध समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, राम की कथा लिखी और महर्षि कहलाए। तो ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास के अंदर जहाँ लोगों ने अपनी ज्ञान के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, जैसा समय था उसके अनुसार वर्ण चेंज भी हुए, कार्य चेंज भी हुए। तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन पहले नहीं थी, लेकिन ये बढ़ती बढ़ती इन पिछले 300-400 सालों में ये बहुत बढ़ी। तो अब समय आ गया कि इन चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ने का। तो उसमें ये टॉपिक है, तो दूसरा टॉपिक ये भी देख लेना, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन लिख लो कि देयर इज़ ए लॉन्ग टाइम डिबेट ऑन euthanasia, living will and the recently formed law in UK regarding end of life, full stop. In this changing scenario, what are your views regarding the three?